सो ये जो मैंने आपको P&L अकाउंट बना के दिखाया, मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू और लोन टू पार्टनर या सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनेशन टू पार्टनर दिया जाएगा तो पार्टनर के एंड में ये बिजनेस इनकम होगी। ये मैंने लिखा है सैलरी बोनस कमीशन और रेम्यूनरेशन, चारों में से किसी भी नाम से पुकारें एक ही बात है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि आप फर्म को तो डिडक्शन मिल गई, अब चूंकि ये यहाँ पे डिडक्शन है तो पार्टनर की क्या होगी, इनकम होगी। सो सेक्शन 40B असेसमेंट ऑफ फर्म के लिए बना। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सेक्शन 40B में क्या क्या बातें हैं जो हमें याद रखनी है, मेरे साथ साथ लिखिएगा आप। देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट लिखेंगे सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन टू ए नॉन वर्किंग पार्टनर, टू ए नॉन वर्किंग पार्टनर shall not be allowed as a deduction। प्लीज ध्यान से लिखते रहिएगा, रुकना नहीं है। सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन टू ए नॉन वर्किंग पार्टनर shall not be allowed as a deduction। अगला है रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, मेरे साथ साथ लिखते रहिए। and interest to any partner। allowed authorized by partnership deed, partnership deed authorized by partnership deed यानी अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। थर्ड पॉइंट रेम्यूनरेशन एटसेट्रा बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब सैलरी वगैरह सब आ गया इसमें, और इंटरेस्ट shall not be allowed prior to the date of partnership deed, prior to the date of partnership deed। चौथा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन अलाउड मैक्सिमम अप टू 12% पर एनम। फटाफट लिख लीजिए। मैं समझता हूँ लिख लिया होगा आप लोगों ने, प्लीज बताएं। चलिए अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है, सैलरी एटसेट्रा जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर को अगर पे किया गया है तो इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं भैया यहां पर डेबिट नहीं करेंगे, और अगर हो गया है तो प्रॉफिट को सही कर देंगे इसे एड बैक करके। नॉन वर्किंग पार्टनर के नाम और क्या क्या हो सकते हैं, डमी पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर भी इनको बोलते हैं, डमी पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं। अगर हम डमी पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन वगैरह देंगे तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी पार्टनरशिप फर्म को। रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, बिल्कुल सही बात है, काम करेगा तो पैसे ले जा भाई, वर्किंग पार्टनर को अलाउड है। और इंटरेस्ट टू एनी शब्द लिखा हुआ है, कोई बता सकता है एनी शब्द यहाँ क्यों लिखा है, वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो कैसा भी हो, सीधी सी बात है, कैपिटल तो सबकी लगी हुई है,
ब्याज लेने का अधिकार सबको है, इसलिए इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर यहाँ पे लिखा हुआ है। बट उन्होंने कहा अलाउ तो है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तभी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। पार्टनरशिप डीड में अगर इसके बारे में नहीं लिखा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि भैया अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से 6% पर एनम, ना 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 ना, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो 6%, ना 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 ना, कुछ नहीं चलेगा। इनकम टैक्स एक्ट कहता है अगर पार्टनरशिप डीड में है तो हम अलाउ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वो भी कितने परसेंट, मैक्सिमम 12%, इससे ज़्यादा नहीं। और रेम्यूनरेशन शैल नॉट बी अलाउड प्रायर टू द डेट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम 4-5 दोस्त थे बचपन के, और 5 दोस्तों में एक पढ़ लिख के सीए बन गया और 4 अपने बिजनेसमैन बन गए। चारों भी अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, और सीए तो कमा ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब एक दिन 5 दोस्त मिलते हैं तो सीए उनसे पूछता है, भाई तुम चारों क्या कर रहे हो? कह रहा है हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो सीए बोलता है कि एक बार बता, तुम लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाई? हमने कहा ये क्या होती है? कह रहे जब तक पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओगे फर्म नहीं कहलाएगी तुम्हारी, फर्म मानी नहीं जाएगी। मैंने कहा तो फिर यार बनती कैसे, कौन बनाएगा? तो सीए कहता है भाई कब कम आएगा, मैं बनाऊंगा। तो हमने कहा बना दे भाई। उसने पूछा कब से फर्म स्टार्ट की है? हमने कहा जी हमने तो 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दी थी। अब मान लो वो मिलता है 1 अक्टूबर को दोस्त, अब 6 महीने से सारा खर्चा ले रहे हैं, ब्याज भी ले रहे हैं, सैलरी भी, सब कुछ ले रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा उस स्थिति में आप 1 अक्टूबर को अगर पार्टनरशिप डीड बना रहे हो तो प्रोस्पेक्टिवली अलाउड होगा ये सब। रेट्रोस्पेक्टिवली अगर आपने लिया है तो वो 0 है, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो बताइए चारों पॉइंट एकदम समझ आए? इनमें कोई डाउट है? वो पार्टनरशिप का अकाउंट में अवेलेबल है, टैक्स में अवेलेबल नहीं है, यहां एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए, अब इंटरेस्ट के लिए तो 12% की लिमिट है। अच्छा मान लो पार्टनरशिप डीड में 10% ही ब्याज के बारे में लिखा हुआ है, तो भैया फिर 10% ही अलाउ होगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है 15%, तो इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं 12%। यानी डीड और इनकम टैक्स विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज ए डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ फर्म। अब जब रेम्यूनरेशन निकालनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला भैया रेम्यूनरेशन एटसेट्रा, मैं लिख रहा हूं यहां पर रेम्यूनरेशन एटसेट्रा, इसमें बोनस, कमीशन, सैलरी सब आ गया, चारों चीजें। इंटरेस्ट नहीं शामिल इसमें, बस ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं। सैलरी एटसेट्रा, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, 4 चीज इसमें शामिल है। अब गवर्नमेंट कहती है सबसे पहले आप निकालो बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है? देखो मेरे से ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ले लेंगे जी, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वो। फिर हम ऐड करेंगे एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन, जो भी है एक्सेस 12% से ऊपर, या डीड में तो डीड में कम है तो फिर उससे ऊपर, मान लो डीड में 10% और 10% से ऊपर, जितनी भी एक्सेस ऐड बैक करेंगे। कोई भी ऐसा पेमेंट, अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो, फिर आज ही ले लूंगा उस सेक्शन को 43, 10,000 से ऊपर अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो डिसअलाउड होता है। तो ऐसा कोई भी आइटम डिसअलाउड है वो ऐड कर दीजिए, और सैलरी, रेम्यूनरेशन एटसेट्रा जो P&L अकाउंट में दिखाया हुआ है वो ऐड कर दीजिए। और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या लिखने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। यहां सैलरी ऐड की जाएगी, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग, दोनों पार्टनर्स की, या जितने भी वर्किंग नॉन वर्किंग है सबकी, क्योंकि P&L में डेबिट सारी हो रखी है, और बस इन सबको जोड़ते हैं तो ये कहलाता है बुक प्रॉफिट। अब ये जो बुक प्रॉफिट है, मान लीजिए यहां A प्लस B की सैलरी थी और दोनों वर्किंग थे, फॉर एग्जांपल वर्किंग थे। इसको 180, इसको 120, और ये 3 लाख रुपए यहाँ जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद ये मान लो 5 लाख आ गया, सब जोड़ जाड़ के, ये सब जोड़ जाड़ के 3 लाख मैंने सैलरी का इसलिए ले लिया क्योंकि मैं आपको समझा सकूं, राइट। तो मैंने ये मान लिया A और B दोनों वर्किंग पार्टनर है, एज्यूम करके कर रहा हूँ, और 1.80 इसको सैलरी मिल रही है, 1.20 इसको लाख में मिल रही है, तो 3 लाख हो गई, जोड़ के 5 लाख आ गया। अब गवर्नमेंट कह रही है इस बुक प्रॉफिट में से
रेमूनरेशन एटसेट्रा या सैलरी एटसेट्रा एज पर सेक्शन 40B जितनी अलाउड है वो यहाँ से माइनस होगी और इसके बाद आ जाएगी आपकी यानी फर्म की इनकम आ जाएगी पीजीवीपी हेड की इनकम। अब बात आती है सर ये कैसे निकलती है, समझ लीजिए आप। ये जो 5 लाख बुक प्रॉफिट है इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला, ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, 90% और 1,50,000 दोनों में जो ज़्यादा है वो ले लीजिए। अब देखिए 3 लाख का 90% करूँगा 2,70,000, 2,70,000 और 150 कौन सा हायर हुआ 270 और फिर जो बचा ऑन बैलेंस उस पर लगा दीजिए 60%। अब बचा कितना, 5 लाख में से 3 लाख तो मैं ऊपर यूज कर चुका हूँ, बचा 2 लाख, 2 लाख का 60% किया तो वो आया 1,20,000। सो 3,90,000 ये आ गई। दिस इज योर मैक्सिमम लिमिट। इससे ज़्यादा पार्टनर को दोगे तो अलाउ नहीं होगा। फिर इसे देख लीजिए, मैंने जो लिखा है मैं बता देता हूँ। 5 लाख मेरा बुक प्रॉफिट मैंने अभी पीछे निकाल के दिखाया था, ये देखो ये। अब इसमें से कितनी अलाउ होगी वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला था चाहे वर्किंग पार्टनर हो चाहे नॉन वर्किंग, दोनों की सैलरी ऐड कर देंगे। और सैलरी का मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनेशन चारों है। जो जाल के 5 लाख आया, अब वो कह रहे हैं पहले 3 लाख पर, फर्स्ट 3 लाख पे 90%। लो जी 90%, 270 और 150, तो 270 हायर हुआ, मैंने वो ले लिया। अब 5 में से 3 तो हम यूज कर चुके, बचा कितना 2, बैलेंस पे 60%, तो 2 लाख पे 60% 120, यानी ये आ गई लिमिट 3,90,000। और गवर्नमेंट कह रही है पे कितना किया है, पे कितना किया है, पे किया है जी 3 लाख। वही तो मैंने माना ना कि 3 लाख दे दिया, 3 लाख P&L में डेबिट है, जो पे किया वही डेबिट कर दिया। तो बस वो कह रहे हैं इन दोनों में ले लीजिए अब आप लोअर। तो इन दोनों में लोअर क्या है 3 लाख, ठीक है। तो मैंने 3 लाख यहाँ पर माइनस किया और मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई 2 लाख। अब मान लो इस पर टैक्स लगाना है तो 30% टैक्स लगा दीजिए, बाकी सेस वगैरह लगा दीजिए, सरचार्ज वगैरह जो है वो लगा दीजिए, काम खत्म। तो फर्म की इनकम हमारी 2 लाख आ गई, इसमें हमें टैक्स वगैरह लगाना होगा तो हम लगा देंगे। अब आप मुझे बताइए यहाँ तक एकदम समझ आया या नहीं आया? आया है तो एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस और आ जाए। आई थिंक सबको यहाँ तक समझ आ चुका है। एक छोटा सा सवाल मैं लूँगा और उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। ये वाला सवाल है, मैं आपको 2 मिनट का 3 मिनट का, चलो 5 मिनट का समय देता हूँ, फटाफट से ट्राई करो। इसमें असेसमेंट ऑफ फर्म, फर्म की इनकम निकालो फटाफट से, फास्ट। मैं भी 7 का सॉल्व करता हूँ ताकि टाइम बच जाए।
देखिए ये मैंने बनाया है, देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं समझाता हूँ। कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम ऑफ एमएसए एंड कंपनी, असेसमेंट 21/22, 119 प्रॉफिट था। अब देखिए टोटल ब्याज 1,20,000 है 20% के हिसाब से, और कुछ नहीं उन्होंने बोला तो हम एज पर इनकम टैक्स चलेंगे। 12% अलाउड है तो 8% डिसअलाउड हो जाएगी, तो 8% ही हमने एड बैक कर दी। ऐसी रेमुनेशन टू पार्टनर तीनों का मिला के, वेदर वर्किंग और नोट, मैंने आपको बोला था वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग सबका लिखेंगे यहाँ पर, और नीचे जो लेस करेंगे ये वाला सिर्फ वर्किंग का करेंगे, ठीक है। तो ये आइटम डिसअलाउड 10,000 से ऊपर था, इसलिए सब जो जड़ के आया 5,98,000 दिस योर बुक प्रॉफिट। अब इस बुक प्रॉफिट पर पहले 3 लाख पे 90% और 1,50 तो 90% 270 ज़्यादा आया। 5,98,000 में से 3 लाख लेस किया था 298 60%, सो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, बट पेमेंट इज 396, सो लोअर, क्या लेना है हमें, लोअर, सो 3,96,000 इज लोअर, सो इनकम ऑफ द फर्म इज 2,02,000। इस पर अकॉर्डिंगली 30% टैक्स, सरचार्ज है तो सरचार्ज लगा दीजिए, और फिर जो टैक्स और सरचार्ज जुड़ के है उस पर सेस लगा दीजिए 4%, नहीं तो उसी पर 4% टैक्स लगा दीजिए, दैट्स ऑल, क्लियर। अब यहाँ पे तो सरचार्ज आएगा नहीं, तो इसलिए सीधा 4% यानी 30% इसका प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बताइए इतना समझ आया कि नहीं आया? फिर मैं आपको पार्टनर्स के हैंड में कैसे निकालते हैं वो बताना सिखा रहा हूँ। सर वर्किंग नोट, ये देखो वर्किंग नोट, ये क्या, फटाफट देख लो। चलिए अब टोटल इनकम ऑफ पार्टनर्स निकालेंगे हम लोग। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ MSA फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 रुपीज़ MSA, सब पार्टनर की अलग अलग इनकम निकाल के दिखाएंगे हम। अब जो इंटरेस्ट फर्म को अलाउ हो गई वो इंटरेस्ट पार्टनर के एंड में टैक्सेबल होगी। एक का मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, बाकियों का आप निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं, बता देता हूँ। M को मिला 30,000, चलिए जी, तो मैं M का निकाल रहा हूँ। 30,000 कितने परसेंट के लिए है, 20। अब बताइए 8% डिसअलाउ होकर फर्म के एंड में टैक्स लग चुका है, तो 12% बचा ना, 12% ही अलाउ हुआ था, और जो फर्म को अलाउ हुआ, जो फर्म में डेबिट हुआ, वही तो इनके एंड में क्रेडिट होगा, तो 12% कितना ये आया 18,000। बाकियों का मुझे बताएं प्लीज, ऐसे ही कर करके कितना कितना आ रहा है एस और ए का, एस और ए का बताइए प्लीज। एस और ए का बताएं ऐसे ही जैसे मैंने एम का निकाला है। एस का 24,000, ठीक है, ए का 30,000। अब हम लेंगे रेमुनरेशन, जरा देखिए जितनी रेमुनरेशन ऐड की थी उतनी लेस हो गई, तो इसका मतलब जिसको जितनी रेमुनरेशन मिली वो उसके एंड में टैक्सेबल हो जाएगी। तो जरा बताइए एम को कितनी मिली, 1,20,000, ओके। यहाँ कितनी मिली, 180, ठीक है, और ये 96, बिल्कुल ठीक है जी। क्या क्वेश्चन में अदर इनकम भी दे रखी है? हाँ जी दे रखी है, तो हम वो भी ऐड कर देंगे। जरा वो भी बताइए कितनी कितनी है, सबकी अलग अलग। एक लाख, 1,50, 1,20, बिल्कुल ठीक। बस इनका टोटल कर दूं तो ये कहलाएगी टोटल इनकम।
बताएं कितनी आई? तो 238, 354, 246। अब इस पे जो टैक्स बनता है वो बना दीजिए, दैट्स ऑल। नहीं बनता कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अब एक ही बस क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से। ऐड किया 3,96,000 और चांस की बात है उतना ही अलाउ हो गया क्योंकि लिमिट ज़्यादा आ रही थी। अगर ये लिमिट आती 3 लाख तो बताइए यहाँ 3 लाख लेस होता कि नहीं होता? और जो 3 लाख यहाँ लेस होता वही पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल होता। यानी अभी क्या था, जितना लेस हुआ क्योंकि जो जिसको मिला वही हमने उसमें ऐड कर दिया, कुछ हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर लिमिट 3 लाख होती और पेमेंट हुआ 3,96,000 तो इसका मतलब एक बात बड़ी साफ शब्दों में हो गई जी, बड़ी क्लियर शब्दों में हो गई जी। और वो बात ये हुई कि जो पार्टनर हैं उन्हें 3 लाख रुपए कंबाइंड मिला। अब यहाँ तो अलग अलग इनकम निकालनी है। उधर से लेस जो हुआ, मान लो लिमिट आती ये 4,48,800 ना के लिमिट आती 3 लाख रुपए मान लो, तो फिर लोअर 3 लाख होता और 3 लाख लेस करते यहाँ। तो जो यहाँ लेस होता वही पार्टनर हैंड में टैक्सेबल होता, तो 3 लाख पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल करते। लेकिन पार्टनर के हैंड में अलग अलग जानना था हमें, और ये कंबाइंड लिमिट आई है। तो बताइए अलग अलग कैसे करूँ? फटाफट सोच के बताइए। तरुण, अगर हमने इक्वली कर दिया दोस्त तो कोई काम ज्यादा कर रहा है, कोई काम कम कर रहा है, और बराबर बांट देंगे तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल, ये रेशियो सही आया है श्वेता का भी, और कई बच्चों ने सही आंसर दिया है। और वो दिया है कि सर 3 लाख जो आपकी लिमिट आई है उसे सैलरी के रेशियो में बांट दीजिए। तो 3 लाख सैलरी के रेशियो में बांटूंगा तो अलग अलग आ जाएगा, बस बात खत्म, उसी पे ये पार्टनर्स टैक्स दे देंगे। बट सर पार्टनरशिप डीड में ऐसा ही होता है, वो बेटा प्रॉफिट के लिए होता है, ठीक है, सैलरी के लिए नहीं हो सकता। सैलरी के लिए अगर ऐसा है तो कहूँगा पार्टनरों का हृदय बड़ा बड़ा है, जो काम नहीं कर रहा बट फिर भी वो जो है सैलरी लेने का मन रखता है, ठीक है। चलिए, तो असेसमेंट ऑफ फर्म सेक्शन 40B, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यस देन प्लीज राइट यस। आगे बढ़ता हूं। तरुण, ये सैलरी के रेशियो में जो सैलरी मिली है उसमें, ठीक है, सैलरी जैसे मिली थी 120, 180 और 96, तो उसमें 3 लाख को बांट देंगे। तो मैं समझता हूं दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ सेक्शन 40A2, अब ये क्या है? सेक्शन 40A2 प्लीज ध्यान से सुनना, मैं एक सिचुएशन के साथ डिस्कस करूंगा और बहुत इजी लगेगा आपको, ध्यान से सुनना बस। सपोज ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये मेरे फ्रेंड का है, और प्रेफरेंस लॉस अकाउंट का मतलब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है, ठीक है, अंडरस्टूड है वो। अब साहब मैंने देखा कि मेरा जो टैक्स है वो हायर स्लैब से जा रहा है, हायर स्लैब से, हायर 30% में जा रहा हूं, और मेरे मित्र का नेट प्रॉफिट है नील, 0। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसका नील प्रॉफिट है और अगर ये प्रॉफिट 2.5 लाख है, दोनों केस में टैक्स क्या बनेगा बताओ? अच्छा, नोट इज नॉट विजिबल, ओके। लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, मेरे दोस्त का नेट प्रॉफिट नील है या 2.5 लाख प्रॉफिट है, दोनों केसेज में टैक्स क्या बनेगा ये बताइए? हर केस में नील ही बनेगा।
अब मैं इसके साथ मिलके ऐसी प्लानिंग कर लूँ कि इससे कुछ परचेज दिखाऊँ यहाँ। मान ले वैसे तो मैंने 3 लाख की खरीदी है, पर मैं इससे कहता हूँ ये परचेज मुझे बिल बना के दे 5 लाख का, और मेरी परचेज और इसकी सेल्स 5 लाख, 2 लाख फालतू है। अब ये प्रॉफिट जो है, अब मान लो ये नेट प्रॉफिट हो गया फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए, यानी 3 लाख का माल 5 लाख में परचेज दिखा रहा हूं मैं, और मेरा दोस्त सेल दिखा रहा है। अब 3 का 5 दिखाया तो ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट 2 लाख और हो गया भाई, इधर 2 लाख दिखाया, और ये 2 लाख दिखाने के बाद भी टैक्स क्या बना है इसका, नील। बट अगर मैंने यहाँ 5 लाख 3 लाख की जगह 5 लाख दिखाई परचेज, तो मैंने एक्सेज कितनी दिखाई परचेज, 2 लाख। अब 2 लाख मैंने एक्सेज दिखाई, तो मेरा मान लो 30% का स्लैब है, तो मैंने टैक्स के कितने पैसे बचा लिए, 60,000 मैंने टैक्स के बचा लिए। बोलो इतनी बात समझ आई मैंने जो समझाने की कोशिश की आपसे, कि यहाँ तो टैक्स 0 रहेगा, पर यहाँ पर मैंने 60,000 टैक्स बचा दिया। अब इनकम टैक्स वालों को ये बात किन्हीं तरह से चेक किया, कुछ किया, और पकड़ में आ गई कि इन्होंने इस तरीके की बदतमीजी की है। तो इनकम टैक्स वाले क्या बोले, बोले भाई तूने कितना फालतू दिखाया था, अनरीजनेबल कितना था तेरा, एक्सेज कितना था, 2 लाख, तो इस नेट प्रॉफिट में 2 लाख जोड़, और जो ये आया इस पर क्या दे, टैक्स, इस पर दे दे टैक्स। तरुण मैंने कुछ नहीं बोला है दोस्त, 3 लाख का माल खरीदा पर बिल 5 लाख का बनवा रहा हूं, तो मैंने 2 लाख रुपए यहाँ फालतू दिखाए, 2 लाख ज़्यादा दिखाए, तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया, 2 लाख से कम हो गया, और इस प्रकार से मैंने, अगर 30% टैक्स रेट है तो 60,000 रुपये मैंने टैक्स बचा लिया। पर ऑन दी अदर हैंड 3 का 5 मेरा दोस्त दिखा रहा है, तो प्रॉफिट कितना, 2 लाख ही हुआ, और 2 लाख तो टैक्स वैसे ही 0 है। तो अगर मैं 3 की 3 परचेज सेल दिखाता तो मुझे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन 3 की 5 करने से उसे कोई नुकसान नहीं, और मुझे 60,000 का फायदा। बताइए मैं ऐसा करना चाहूंगा या नहीं करना चाहूंगा, फटाफट बताओ तुरंत। वो तो आईटीसी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दे भी दिया है जीएसटी तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। इनकम टैक्स वालों को जैसे ही पता चला कि भैया मार्केट रेट से तुमने ज़्यादा लिया है, तो जितना अनरीजनेबल है, जितना अनरीजनेबल है वो आपका यहाँ जुड़ गया और उस पर टैक्स दे दिया। अब बताइए 2 लाख एक्सेस था, वो एड बैक किया, तो इसका मतलब यहाँ ऑटोमेटिकली इफेक्ट कितने लाख का आया, 3 लाख का। तो डेबिट यहाँ 3 लाख हुआ क्योंकि 5 डेबिट किया, 2 एड बैक किया, तो नेट इफेक्ट 3 लाख का ही आया। अब ये चाहता है कि इसको भी कितना कर दें, 3 लाख। बोलो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जब यहाँ 3 लाख है तो वहां भी 3 लाख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स वाले कह ले नहीं होना चाहिए भाई, ये कितना रहेगा, 5 लाख, जो है वो ही रहेगा। अब ऐसा करने के पीछे इनकम टैक्स की इंटेंशन क्या है बताइए, वो क्या कर रहे हैं। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ इनकम टैक्स। जब 3 यहां से अलाउ किया तो 3 टैक्सेबल होना चाहिए, बोलेंगे यहां तो अलाउ 3 लाख ही करेंगे, बट यहां 5 लाख पे टैक्स लगाएंगे। नहीं, अब मैं थोड़ा सा मान लीजिए इस केस को थोड़ा हटके देखिए, इस केस को हटके देखिए। मान लो टैक्स बनता होता, बेस्ट तो टैक्स नहीं बन रहा है, लेकिन अगर 5 लाख है तो एज पर लॉजिक यहां 3 है तो यहां भी 3 ही आना चाहिए था, पर यहां 3 और यहां 5। इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए पे क्या कर दिया, डबल टैक्स कर दिया। ऐसा करने से डबल टैक्स हो जाएगा। तो बताइए लॉ सही है या गलत है। प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि ये रॉन्ग है, पर ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट कह रही है तुम मार्केट रेट से ज़्यादा दिखा के हमें डंप करने की कोशिश कर रहे हो, हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, हमें डिफीट देने की कोशिश कर रहे हो, हमारा टैक्स कम कर रहे हो, तो हमें जब पकड़ में आएगा ना तो हम बेटा इतने पे ही टैक्स लगाएंगे, और जब ऐसा करेंगे तो तुम दोबारा ऐसी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करोगे। तो एक तरीके से 2 लाख पे डबल टैक्स जो किया गया है वो बेसिकली पनिश करने के लिए किया गया है, और कोई रीजन नहीं है।
सर गवर्नमेंट जो भी करे सही कहना ही पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है इशिता, ऐसा नहीं है। आप लॉजिकली देखो ना, उन्होंने खुद कहा कि आप मार्केट रेट से ज़्यादा क्यों कर रहे हो, अपने जानने वाले को तुम ज़्यादा पैसे दे रहे हो, तो तुम्हारी इंटेंशन क्या है, दोनों की मिली भगत है, और मिली भगत होने की वजह से आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट कम करके टैक्स कम कर रहे हो। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप ऐसी बदतमीजी करेंगे तो हम ये करेंगे, और उन्होंने ऐसा करके गलत नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो तुमसे मना कर रहे हो, तुम फिर भी बदतमीजी कर रहे हो। जानते हैं अगर मना कर रहे हो, हम ना करें, हम बदतमीजी करें तो पनिशमेंट तो मिलना चाहिए ना, इसलिए डबल टैक्सेशन के रूप में पनिशमेंट मिला। बताइए समझ आया कि नहीं आया, सबको फटाफट बताएं। चलिए 40A2 इज ओवर। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन उठाने जा रहा हूं, 40A3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 40A3 बहुत ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा बदलाव भी आया है इस बार, अमेंडमेंट हुआ है, तो बहुत ध्यान से सब लोगों ने मुझे सुनना है, ठीक है। ये बेसिकली बनाया किस लिए गया, देखो पूरे वर्ल्ड में क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि नोट, जैसे मान लो मैंने 1000 का नोट, 1000 तो है नहीं, 500 या 2000 का नोट मान लो मैंने किसी को दिया और उसने किसी और को दिया, तो ये चेक हो जाए कि ये पैसे यहां से चले, फिर इसके पास आए, फिर इसके पास आए, फिर इसके पास आए। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कि पता कर सकें, ट्रेस कर सकें पैसे कहां से निकले और कहां गए? नहीं। तो गवर्नमेंट कैसे चेक करे कि पैसे किसने दिए और किसको मिले? तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पेमेंट ऐसा हो जो रिकॉर्ड में आए, और रिकॉर्ड में कैसे होता है? चेक, ड्राफ्ट, डिजिटल, ये पेमेंट रिकॉर्ड में आते हैं। तो बस वो यही कह रहे हैं कि अगर कोई पेमेंट आपने 10,000 से ऊपर किया है, एनी एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर का मतलब कौन सा? कैपिटल भी और रेवेन्यू दोनों आ गए, ठीक है। एक्सीडिंग 10,000 है तो भैया वो सारे का सारा डिसअलाउड हो जाएगा। मान लो 25,000 पे किया, तो अभी देखा आपने मैंने 35,000 पूरा कर दिया था, तो 25,000 पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, दिस विल बी डिसअलाउड। मतलब साधारण शब्दों में ये कह रहे हैं कि साहब कोई पेमेंट हमने किया है कैपिटल या रेवेन्यू और वो 10,000 से ऊपर है तो वो डिसअलाउ होगा, पीएनएल अकाउंट में आप डेबिट नहीं कर सकते, और अगर हुआ है तो वो नेट प्रॉफिट में एड बैक करके हमें सही करना होगा। जैसे मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे 35,000 को एड बैक कर दिया था, कैश पेमेंट था इसलिए मैंने डिसअलाउ करके पूरा एड बैक कर दिया, और एड बैक करके फिर देखिए ये इसमें भी शामिल और इसमें भी शामिल, और टैक्स लग गया कि नहीं लग गया? तो डिसअलाउ इसी को कहते हैं, जब एड बैक करा तो डिसअलाउ हो गया, डिसअलाउ हो गया तो टैक्स देना पड़ेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि आगे ये सेक्शन बोल क्या रहा है। अब हम इस सेक्शन को वर्ड बाई वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मेरे साथ आप लोग रहिएगा। वेयर द असेसी इनकस एनी एक्सपेंडिचर, मैंने आपको बोला था कैपिटल या रेवेन्यू कोई भी हो सकता है, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, मैंने सिंगल पेमेंट किया है या पूरे दिन में बुला बुला के बंदे को 3 4 5 7 बार पेमेंट कर रहा हूं, एक ही व्यक्ति को कर रहा हूं इन ए डे, और ये इंपॉर्टेंट बात है, इन ए डे। अब मान लो मैं रामलाल को सुबह 11 बजे बुलाता हूं, 4,000 रुपये देता हूं, फिर 2 बजे बुलाता हूं 3,000 देता हूं, शाम 5 बजे बुलाता हूं 5,000 देता हूं, 4 और 3 7 और 5 12, यानी कि एक ही दिन में कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर निकल गया, तो ये पेमेंट मेरा अलाउ नहीं होगा, ये मेरा डिसअलाउड हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं ये पेमेंट अगर तुम्हें देना है, अब पेमेंट देना है तो 10,000 से ऊपर चाहे 10 करोड़ हो, 1,000 करोड़ हो, 20,000 करोड़ हो, 50,000 करोड़, कितना भी हो, आप ये पेमेंट कैश में मत कीजिए या कैश इक्विवेलेंट मत कीजिए। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है बीआरएल चेक दे दिया, वो भी नहीं चलेगा, है ना। किससे कर सकते हैं? वो कह रहे हैं अदरवाइज देन बाई, यानी इन चीजों के अलावा करोगे तो डिसअलाउ हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं, इनके अलावा करोगे तो डिसअलाउ होगा, तो मतलब वही निकलता है कि कैश में आप करोगे तो डिसअलाउ होगा। देख लेते हैं, बाई अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, और बैंक अकाउंट पे, ये ध्यान रखना, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और बैंक अकाउंट, और इतना आपका अमेंडमेंट हुआ, ये वाला जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज अमेंडमेंट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। क्या है सर? ऑल थ्रो सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में बी प्रेस्क्राइब। अब आप कहोगे सर ये कौन सा है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मोड है? तो देखिए
पहले जो था यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में क्या आ जाता था, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब आ जाता था। अब इस वाले में गवर्नमेंट ने क्या बोला, चूंकि अब जो भी आप पेमेंट करेंगे ऑनलाइन वो सारा रिकॉर्ड में आएगा, तो कह रहे भैया यूपीआई ले लो, ये ले लो, भीम ले लो, जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हो ऑनलाइन वो सब इसमें आ गया। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं छोड़ा, सब कवर कर लिया, राइट। पेटीएम एटीएम सब कवर हो गए एक तरीके से। अब मुझे एक बात बताएं, आप सोच के बताएं कि भैया मैंने अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या मतलब डिजिटल कैसा ही पेमेंट किया, अगर ये किया तो जितना भी किया सारा अलाउ, अदरवाइज देन दीज फोर, यानी अदरवाइज देन दीज फोर डिसअलाउ होगा, अदरवाइज देन। तो भैया इसके अलावा क्या बचा, कैश ही बचा, तो कैश या बीआरएल चेक, बीआरएल चेक को भी कैश के समान माना जाता है, और ये 10,000 से ऊपर है तो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बोली इसके रिगार्डिंग हम कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे, और अगर एसएससी ने प्रॉफिट लॉस में डाल भी दिया है तो हम उसे एडबैक करके प्रॉफिट करेक्ट करके उसके ऊपर टैक्स और इस बदतमीजी की सजा पेनल्टी भी लगाएंगे, दैट्स ऑल। तो बताइए 40A3 का सिर्फ इतना सा पार्ट जो मैंने बोला है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? चलिए साहब अब आगे बढ़ते हैं। सर इस पे स्टाफ सैलरी वर्सेज सब है, P&L अकाउंट में जो भी डेबिट करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट करते हो सब आ गया इसमें, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए साहब अब आगे सुने मेरी बात, बहुत ध्यान से सुने। सर क्या हम कैश में किसी को पेमेंट नहीं कर सकते? तो हमने गवर्नमेंट से पूछा कि भैया किसी को पेमेंट नहीं कर सकते? गवर्नमेंट कह रही हाँ कर सकते हो। हमने कहा किसे? कह रही हमें करो, कितना करना है, मतलब अरे जो टैक्स वगैरह देने, जो कुछ देना है वो सब हमें दो, कैश दो, जितना देना हम ले लेंगे। बहुत बढ़िया साहब। और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेज हैं, ऐसी स्थिति में भी कोई पेमेंट करना पड़ा तो वो भी अलाउड है। लेकिन आज की डेट में अनअवॉइडेबल क्या होगा, बैंक की स्ट्राइक भी है तो भी अकाउंट चल रहा होता है, लेकिन हाँ अगर कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई बैंक में और करना पड़ गया पेमेंट तो आप कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए किसी फार्मर को पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी आप कैश में कर सकते हैं, बस शर्त है, क्या शर्त है, ध्यान से सुनना। मान लो मैं रामलाल फार्मर है, उसे 1 करोड़ रुपया देना चाहता हूं, तो मैंने रामलाल से कहा रामलाल तुम्हारे गांव में बैंक है? कह रहा है नहीं है जी। तो मैंने कहा ये लो 1 करोड़ रुपया, जाओ ऐश करो, मैं अपने P&L में डालूंगा अलाउड, और उसका तो एग्रीकल्चर इनकम है, वैसे ही बच गया वो। मैंने पूछा रामलाल तुम्हारे गांव में बैंक है? हाँ जी है, पर मेरा अकाउंट ना है। हैं? तो भैया सुन, ये ले अकाउंट पे ही चेक 1 करोड़ का, अपना अकाउंट खोल ले और उसमें डाल दियो और निकाल ले। बोले मतलब साफ शब्दों में ये है कि भैया अगर फार्मर के गांव में बैंक है तो उसका अकाउंट चाहे है या नहीं, पेमेंट आपको इन्हीं मोड से करना पड़ेगा जो मैंने यहां पर बताया है आपको। तो बताइए ये पॉइंट यहां तक एकदम क्लियर है, कोई डाउट मन में? क्लियर है साहब। अब सेक्शन 3A, ये मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट खुद इसकी इंटरप्रिटेशन निकालें और मुझे बताएं। 3A क्या कह रहा है? करिए ट्राई। 3A क्या कह रहा है? चलिए मैं अब डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझना, विद प्रैक्टिकल समझाता हूं इसे आपको। देखिए थोड़ा सा आज अकाउंट्स पढ़ा देता हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, हल्का सा। 25 मार्च 2021 मैंने रामलाल से माल खरीदा, जर्नल एंट्री बनी परचेज टू रामलाल। अब भैया ट्रेडिंग अकाउंट में 31 मार्च 21 को 1 लाख का था। बताइए यहां पर मैं परचेज 1 लाख डाल दूंगा, उसके हिसाब से मेरा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है ये, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब चूंकि
ये उधार खरीदा है, तो बताइए रामलाल मेरा क्रेडिटर बन गया 1 लाख रुपए का। तो जरा बताइए 25 मार्च को जो मैंने माल बेचा वो मेरा ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में जो मैंने रखा है वो आपको एकदम समझ आ गया, एकदम क्लियर है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी और उधार है तो क्रेडिटर बैलेंस शीट में आएंगे। सब लोग बताएं प्लीज। चलिए अब देखिए मेरी बात ध्यान से। ये पीरियड खत्म हो गया 15/4/2021 को मैंने एंट्री बनाई रामलाल डेबिट टू कैश। ये सोच के कि भैया जिस ईयर में माल खरीदा था उस ईयर का नेट प्रॉफिट तो अलग निकल चुका है, वो तो कट ऑफ डेट जा चुकी है। अब अगले साल डिपार्टमेंट मुझे कैसे पकड़ लेगा, कहां से पकड़ लेगा। यहां होता तो सेम ईयर के अकाउंट्स देखता तो पकड़ में आ जाती, अगले साल के जब तक वो अकाउंट्स नहीं देगा तो पकड़ेगा कैसे। पर मान लीजिए डिपार्टमेंट ने देखा, उन्हें कैश दिखाई दिया क्या आपने अगले साल, क्योंकि हुआ क्या था जब सेक्शन ये ओरिजिनली बना था तो उस समय ये वाली सिचुएशन नहीं थी। अगले साल पेमेंट कैश में हो रहा है इसके बारे में कुछ बोला नहीं था लॉ मेकर्स ने। सेक्शन 40A3 में ये सेक्शन 40A3A नहीं था जो मैं भी पढ़ा रहा हूं आपको, ये नहीं था। तो गवर्नमेंट को 40A3A इंट्रोड्यूस करना पड़ा। आप बताइए अब इस साल भी 31/3/22 को कुछ तो नेट प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा बताओ। साल एंड होगा तो प्रॉफिट होगा, बोलो हाँ है ना। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो 1 लाख है अगर ये यहीं पे पेमेंट होता तो बताइए यहां पर 1 लाख जुड़ जाता और प्रॉफिट सही होकर उस पर टैक्स लग जाता, पर ये इस साल तो पकड़ में ही नहीं आया क्योंकि पेमेंट अगले साल का तो अगले साल में आएगा। तो बताइए इनकम टैक्स वाले ये कह सकते हैं ना कि भैया ये यहां पर 1 लाख में जोड़ूंगा और फिर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, ये तेरी इनकम होगी टैक्सेबल। तो जो बदतमीजी मैंने की थी यहां पर कैश में पेमेंट करके, पहले ऐसे कर लेते थे, तो जो नया सेक्शन बना उसने ये कहा कि आप जब भी पे करेंगे लायबिलिटी को, और लायबिलिटी को आपने इन 4 अमाउंट के अलावा कर दिया, मतलब कुल मिला के कैश में कर दिया, कैश इक्विवेलेंट कर दिया, तो भैया जिस साल करोगे उस साल के नेट प्रॉफिट में जोड़ के ये मान लिया जाएगा डिसअलाउ कर दिया और जोड़ के आपसे क्या ले लेंगे, टैक्स। तो बताइए ये पॉइंट एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को। कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। एनी डाउट प्लीज। चलिए अब सुनिए आगे। अब आगे ये सेक्शन क्या कह रहा है फिर से खोल देते हैं इसे। अब ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस है जो तो आप पेमेंट कर सकते हो। अब देखो ये क्या कह रहा है, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेज वगैरह, प्लाइंग हायरिंग और लीजिंग, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है। तरुण क्या समझ नहीं आया बेटा आपको। मैंने यही तो बोला कि जब भी आप पे करेंगे कैश में उस ईयर के नेट प्रॉफिट में जोड़ के टैक्स लगा देंगे, तो जो आपने प्लानिंग की वो सब फ्लॉप हो गई, क्योंकि जब आप पे करते हो तो डिसअलाउ होता है तो प्रॉफिट उस साल का हम करेक्ट करके टैक्स लगा देते हैं उसमें एडबैक करके। अब उस साल का प्रॉफिट तो आपके पास अवेलेबल होगा नहीं क्योंकि आपने दूसरे साल में गड़बड़ी की है। तो जिस साल में आपने गड़बड़ी की उस साल के नेट प्रॉफिट में जोड़ के आपसे क्या ले लिया जाएगा, टैक्स। बताइए समझ आया कि नहीं आया। ठीक है अब सुने मेरी बात। ट्रक ड्राइवर कंडक्टर, क्लीनर, हेल्पर, आप बताइए इनके बैंक अकाउंट होते होंगे या नहीं होते होंगे। जनधन योजना में भी कहां खुल पाए सबके, बताइए। जनरली पूछ रहा हूं तरुण, में जनरली होते होंगे कि नहीं होते होंगे। नहीं। अच्छा तो भैया इनको पेमेंट कैश में करना पड़ेगा और इनके खर्चे भी कैश में होंगे, ये थोड़ा बेचारे एटीएम लेके घूमते होंगे। तो यहां गवर्नमेंट ने कहा 10 की जगह लिमिट कितनी है, 35,000, यानी 35,000 तक कैश में कर सकते हैं। 35,000 से ऊपर करोगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो अलाउ नहीं होगा। और एक ड्राइवर कंडक्टर को एक दिन में 35,000 मिल गए तो वो तो 2 महीने चलाएगा, वो बोलो चलाएगा कि नहीं चलाएगा। तो ये लॉ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और पॉइंट आया ये वाला,
एक बार ये भी पढ़ लीजिए आप, 40A4 क्या कह रहा है, पढ़िए इसे 40A4 को। और देखिए इन सब जगह एक ही अमेंडमेंट था, बस ये वाला, देखिए सब जगह कॉमन बात लिखी है, मैंने भी कॉपी पेस्ट किया था। अब देखिए यहाँ भी यही है, ठीक है, ये सब जगह वही अमेंडमेंट है, कॉमन, जरा सा था, दैट्स ऑल। ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपका क्लाइंट है, उसकी अपने सप्लायर की निगाह में बड़ी बैड इमेज है। बैड इमेज मतलब वो पैसे नहीं देता, तो सप्लायर भी माल नहीं देता उसे। अब हुआ क्या, सप्लायर ने आपसे कंसल्टेंसी ली कि सीए साहब यार ये सप्लायर माल ना देता, आपके क्लाइंट ने आपसे कंसल्टेंसी ली कि मेरा सप्लायर माल ना दे रहा, कह रहा है कैश दोगे तो दूंगा वरना नहीं, और उधर तुमने मुझे बोल दिया कि कैश में दिया तो डिसअलाउ हो जाएगा, तो मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया भाई साहब, कैश में दूंगा तो डिसअलाउ, और कैश में नहीं दूंगा तो मुझे माल नहीं देगा। आपने सलाह दी कि एक काम कर, मैंने सेक्शन 40A4 अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो एक काम कर उससे एग्रीमेंट साइन कर ले कि तू माल लेके आ, और तू माल लेके आएगा, जैसे ही माल मेरे यहाँ उतरेगा अनलोड होगा मैं तुरंत तुझे कैश पकड़ा दूंगा। एग्रीमेंट करवा दिया, ठीक है साहब, 20 लाख का माल मंगाया था, वो 20 लाख का माल लेके आ गया, उतार दिया, अब वो कह रहा है पैसे दो, तुमने उठा के उसे अकाउंट पे ही चेक दे दिया, वो तैयार ही नहीं हो रहा, कह रहा तुमने एग्रीमेंट साइन किया था, मैं तुम्हारे केस में कोर्ट में केस कर दूंगा। तो ध्यान रखना 40A4 कह रहा है कि भैया ऐसा कोई भी एग्रीमेंट आपने कर भी दिया है तो उस एग्रीमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट में। इसका मतलब मैंने जो एग्रीमेंट किया उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं होगी, मैं उसे अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ऑनलाइन मोड जैसे ही पेमेंट कर दूं उसे लेना पड़ेगा, नहीं लेगा तो उसका नुकसान है। तो बताइए 40A4 भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि एग्रीमेंट भी किसी काम का नहीं रहा। अरे वो कैश लेने के आया है, तुम उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोगे तो कैसे बात बनेगी दोस्त। चलिए तो आप उसे ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए, ले जाएगा, अगली बार माल देना है नहीं देना है वो आप देख लीजिए, डील कर लीजिए, उसे समझाओ कि यार कैसे अलाउ होगा, ये है वो है, तो आप समझा सकते हो। क्लियर। तो दिस वाज सेक्शन 40A3 40A4, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था। अब बात आ रही है 40A7 और 40A9 की बात करूंगा। ये दोनों सेक्शन क्या है, बड़े सिंपल से हैं, 1 मिनट के सेक्शन है, ध्यान से सुन लेना। मैं बताता हूं, सिंपल सा है, देखिए ध्यान से देखिए। ये मान लो मेरे एम्प्लॉयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और मेरे एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, सैलरी में करवाया था ना कंट्रीब्यूशन, वही कंट्रीब्यूशन किया टू आरपीएफ या किसी अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड वगैरह को। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर एम्प्लॉयर जी आपने किसी अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज फंड में कंट्रीब्यूशन किया है तो हम अलाउ कर देंगे, और अगर ये अनरिकॉग्नाइज या अनअप्रूव्ड फंड में करोगे तो ये अलाउ नहीं है, और अगर कर भी दिया तो हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट है उसमें एड बैक करके आपसे क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। सो एक सेक्शन बात कर रहा है कि अप्रूव्ड है तो अलाउड है, और दूसरा कह रहा है अनअप्रूव्ड है तो डिसअलाउ। मैंने दोनों एक साथ ले लिए कि अगर अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज है तो जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो अलाउ है एम्प्लॉयर को अपने पीएनएल अकाउंट में, लेकिन अगर उसने अनअप्रूव्ड या अनरिकॉग्नाइज में किया है तो वो पीएनएल अकाउंट में उसके डेबिट नहीं होगा। बताइए 40A7 40A9 भी क्लियर है, कोई डाउट मन में। चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन लेने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, थ्योरी में भी आ सकता है, इसलिए ध्यान से समझना और लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालिए स्टैच्यूटरी लायबिलिटी। सेक्शन 43 और बड़ी वाली बी, बड़ी वाली बी, ये लिखिए हेडिंग।
हेडिंग लिख लिया। चलिए इसका मैं लिखा रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप लिखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें हमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो आराम आराम से हम ख़त्म करेंगे। मेरे साथ पहले आप लिखना शुरू करें, फिर मैं इसे समझाऊंगा आपको। पहले लिखेंगे साथ साथ आप। एनी टैक्स, सेस, ड्यूटी एटसेट्रा, बोनस, कमीशन, लीव सैलरी टू एम्प्लॉयज, तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। कई सारे नाम है, मैंने इसको एटसेट्रा इसलिए लिख दिया, बुक में जरूर देख लेना क्या क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ए शेड्यूल्ड बैंक, और कोऑपरेटिव बैंक। एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड वगैरह एग्रीकल्चर वाली है, वो पढ़ेंगे आप, तो उसको छोड़ के। अगला लिखें इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। छठा है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड हो गया प्रोविडेंट फंड। एंड सातवां any payment made to Indian Railways for use of Indian Railways assets। सात प्रकार के खर्चों को स्टैच्यूटरी लायबिलिटी माना गया। फटाफट लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लिख लिया? चलिए अब बात आती है सर, यहाँ पे जो टैक्स है वो कौन सा टैक्स होगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स? बताओ। ओनली इनडायरेक्ट। क्यों? रीजन मैंने दिया था।
इनडायरेक्ट टैक्स इज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस वाइल डायरेक्ट टैक्स इज द लायबिलिटी ऑफ पर्सन। सो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये अलाउ होगा। और ये सेस भी कौन सा वाला, इनडायरेक्ट टैक्स वाला। और ड्यूटी भी क्या, एक्साइज कस्टम वगैरह वो। चलिए, बोनस कमीशन लीव सैलरी, लीव सैलरी वही जो सैलरी में पढ़ाई थी मैंने, एक्मुलेट हो गई और पेमेंट लिया। और ये किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए, यानी एम्प्लॉयज को पेमेंट देना था, तो वो भी किस में कवर होगा आपका, वो भी कवर होगा स्टैट्यूटरी लायबिलिटी में। तो बोनस कमीशन और लीव सैलरी, लीव सैलरी ध्यान रखना, सैलरी नहीं लिखा हुआ, लीव सैलरी। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल बैंक और एनईएफसी। अब मैंने लोन लिया इनमें से किसी से, तो इसकी ब्याज भी देना मेरी जिम्मेदारी है, तो वो भी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी में है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड वगैरह में, तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है वो भी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। और लास्ट में इंडियन रेलवेज की कोई असेट यूज की और उसके बदले हमने पेमेंट किया, तो वो भी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। जैसे आजकल आप देखेंगे मेट्रो पर दिल्ली सरकार का खूब जबरदस्त ऐड लगा हुआ है, सारी दिल्ली मतलब सब कुछ ढंग से कहते हैं ना, इसको कवर कर दी आम आदमी पार्टी ने सारी। तो वो जो पेमेंट कर रही है वो असेट यूज कर रही है, रेलवे की कोच यूज कर रही है और उस पर लगा रही है वो, राइट। तो ये 7 प्रकार के खर्चों को क्या माना गया, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। ये बताओ पहले, ये 7 खर्चों में कोई डाउट है, पहले बताओ। अब बस, अब पहले समझना, कॉपी बाद में करना, ठीक है। अब समझना, मैं कॉपी करने के लिए आपको टाइम दूंगा, चिंता मत कीजिए। जरा देखिए साहब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2021। इनमें से कोई, या मान लो 7 या कोई 2 4, मैं इनको नाम दे रहा हूं स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। यहां पर 1 लाख रुपए और उसके बाद है नेट प्रॉफिट, P&L अकाउंट में डेबिट कर दी गई, बिल्कुल ठीक है साहब। अब साहब बैलेंस शीट, ये मेरे एसएससी की बैलेंस शीट है 31/3/2021। यहां पर आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी लायबिलिटी 75,000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर 25,000 का पेमेंट हो गया या नहीं हो गया, ये बताओ आप लोग। बिल्कुल हो गया जी। तो अभी आउटस्टैंडिंग ये है। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है, अब ये सेक्शन क्या कह रहा है समझना कि साहब ये जो पेमेंट है ना, ये वाला 70,000, ध्यान से सुनना। यहां पर कुछ लोग मार्केट में पढ़ाते हैं, उनका मैंने वीडियो एक आध का देख लिया था, कभी टीचर हैं वो बड़े फेमस हो गए हैं वो, जबकि वो उनका सब्जेक्ट नहीं है इनकम टैक्स पढ़ाना, पर आप लोग ऑनलाइन हिट कर देते हो किसी को भी, जरा सा वो बोलना जानता हो तो हिट कर देते हो उसे। उनका मैंने देखा था 1 मिनट का प्रोविजन, और बस यही प्रोविजन देखा और उन्होंने वो प्रोविजन 20 साल पहले का लॉ पढ़ा दिया स्टूडेंट को। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जानते हैं, पढ़ा तो हमने भी सब कुछ है, अकाउंट्स भी पढ़ा है, कॉस्ट भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स सब पढ़ा है, बट जो एक्सपर्टाइज होती है ना, वही पढ़ाना चाहिए। मैं फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, 16 साल से वो पढ़ा रहा हूँ, 21 साल से टैक्स पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा आप मुझसे कहो कॉस्ट, मैं कुछ नहीं पढ़ा सकता, इसके अलावा मुझे आता ही नहीं चाहिए कुछ। सो यहाँ पर उन्होंने गलत बता दिया है, तो हो सकता है आपका कोई दोस्त आपसे बहस करे, इसलिए ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये 75,000 आउटस्टैंडिंग है। अब हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि इफ ₹75,000 इज पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ ROI, then ₹1 lakh इज अलाउड। यानी ये वाले पैसे जो हैं, ये जो डेबिट किया है पूरा अलाउड। अलाउड का मतलब P&L अकाउंट में डेबिट होना, तो अलाउड हो गया आपका, खत्म। बट हुआ क्या, अच्छा ड्यू डेट क्या है, जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं नॉन ऑडिटिंग असेसी हूं तो 31 जुलाई 2022, 21-22 का यही डेट आएगी। तो इस डेट तक मैंने अगर ये 75 पे कर दिया, सॉरी 21 ही आएगी, 21, ये 21 आएगी, आई एम सॉरी 21 आएगी। तो इस डेट तक, क्योंकि प्रीवियस ईयर एंड के बाद वाली जो आएगी वो आपकी असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई होती है, तो ये आपकी असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई, आपने इस डेट तक पे करना था और आपने इस डेट तक पे भी कर दिया, तो ये माना जाएगा ये 1 लाख रुपया बिल्कुल सही है, अलाउ हो गया। बट मैंने क्या किया,
मैंने 75,000 की जगह केवल 60,000 पे किया, ओनली 60,000। प्लीज अब ध्यान सुनना, अब है इंपॉर्टेंट बात, 60,000 पे किया। तो रिटर्न की डेट तक आप बताइए मैंने टोटल कितना पे किया, बताएं सब लोग कितना पे हुआ टोटल। बिल्कुल सही बोला आपने, 85,000। 25 में पहले पे कर चुका था और 60,000 मैंने ये पे किया, तो मैंने 85,000 ये पे किया। तो जरा बताओ यहां पर अब 85,000 लेस होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, बताओ। यस। तो कितना फालतू, कितना फालतू, कितना फालतू है, 15,000। तो गवर्नमेंट बोली इसको यहां ऐड करो और भैया अब इस पे क्या दो आप, टैक्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपको हमने, चूंकि आपने इस डेट तक पे नहीं किया, ड्यू डेट तक, तो जितना नहीं पे किया हमने एडवैक करके आप पे टैक्स लगा दिया। बट नाउ वेन एवर assessee pay this amount rupees 15,000, then this will be allowed in the year of payment। सर समझ नहीं आया क्या लिखा आपने, इन द ईयर ऑफ पेमेंट। बता देता हूं, मैंने ये वाला 15,000 जो बचा हुआ है ये पेमेंट मान लो किया 15/10/21 को, तो बताओ इस डेट तक नहीं हुआ, तो इसलिए ऐड होकर और ये टैक्स लग गया। अब ये मैंने इस डेट को पे कर दिया, तो गवर्नमेंट कह रही है आप 21/22 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसमें ये 15,000 रुपये P&L अकाउंट में डेबिट कर लीजिएगा, हम आपको डिडक्शन दे देंगे। मतलब साफ है, अगर मैं साधारण शब्दों में समझाऊं तो वही कहना चाह रहा हूं, 7 प्रकार के खर्चे अगर कोई आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को रिटर्न की डेट से पहले पूरा पे कर दो तो ये माना जाएगा पूरा अलाउड। और अगर नहीं पे किया तो जितना नहीं पे किया, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको 60,000 ही पे किया, करना 75 था तो 15 नहीं पे किया, उतना एडबैक करके उस साल टैक्स दो और फिर ये 15,000 जिस ईयर में भी आप पे करेंगे उस ईयर में आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। बोलो बात समझ आई या नहीं आई, सब लोग बताओ एकदम क्लियर है कि नहीं। नहीं, यहां तो आपको 85 की मिल गई और ये 15,000 जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर में 15,000 की मिल जाएगी। 85 की यहां मिल चुकी तो पूरे 1 लाख की मिल तो गई। 85,000 की तो यहां मिलेगी क्योंकि आपने 1 लाख डेबिट किया, 15 एडबैक किया, तो 85 तो यहां पे मिल चुका है ना। और बाकी 15,000 आप जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर में आपको मिल जाएगी। तो बताइए एकदम क्लियर है। एक्चुअली ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और अगर इसी सेक्शन को गलत पढ़ लोगे और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया। फटाफट इसे कॉपी करके मुझे बताओ डन सर, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। फटाफट कॉपी कर लो, फटाफट स्पीडली, और करते ही तुरंत डन लिख देना ताकि मैं आगे बढ़ूँ। सबने कॉपी कर लिया ना। कॉपी करना रह गया, चलो फटाफट से करो जल्दी से।
हाँ बिल्कुल ईशिता, यू आर राइट, पहले 15,000 एडबैक होगा, टैक्स देना पड़ेगा, और बाद में जब आप पे करोगे डिडक्शन मिल जाएगी। बिल्कुल यही सही समझो आप, बिल्कुल सही समझो। चलिए अब चेंज कर दूं, मैं हटा दूं कामेश्वर। ओके, देखिए अब आपने ये भी कॉपी साथ साथ करना है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पेज को आपने लैंडस्केप मोड में रखना है ऐसे, ठीक है। चलिए, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन है हमारा। सेक्शन 44 AA, सेक्शन 44 AA विद रूल 6F, विद रूल 6F, यानी दोनों चीज साथ चलेंगी, प्लस रूल 6F। आप बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट रखना जरूरी क्यों होता है, क्या रीजन है, क्यों रखना है? सब लोग अपनी अपनी ओपिनियन दें, एविडेंस ओके, असेसमेंट के लिए ओके। स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट ओके, जब सिक्योरिटी स्क्रूटनी लगाती है काम आता है ओके। रिकंसिलेशन, देखिए आपका गवर्नमेंट आपका प्रॉफिट चेक करना चाहती है कि आपने जो प्रॉफिट दिखाया है वो सही है या गलत है। तो ऐसी स्थिति में ये चेक कैसे हो, ये चेक कैसे हो, ठीक। तो गवर्नमेंट बोली भैया बुक्स ऑफ अकाउंट रखिए, और बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखेंगे तो बिल्कुल लिखा है सही नूर आलम ने, कैसे प्रॉफिट कैसे सही पता चलेगा, तो यस एक्चुअल प्रॉफिट जानना है तो बुक्स ऑफ अकाउंट, हालांकि हम मैनिपुलेट करते हैं प्रॉफिट को, सब जानते हैं, पर बुक्स ऑफ अकाउंट है तो कम से कम कुछ तो चेक करेगा डिपार्टमेंट। चलिए 8/6 क्या होता है भाई ये? सबसे पहले 2 पार्ट में इसको बांटा, फिर फर्दर 2 पार्ट में और बांटेंगे, तो जगह उसी हिसाब से लेना। पहला है स्पेसिफाइड प्रोफेशन, और दूसरा है नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और बिजनेस, दोनों यहां पे कवर हो गए। फिर यहां पर अच्छा ठीक है ओके, अच्छा 44 AD की बात कर रहे थे आप, ओके ओके। कैटेगरी A, B, C और D, ये 4 कैटेगरी मैंने बना दी, ABCD। अब पहली बात आती है सर ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन क्या है, नॉन स्पेसिफाइड क्या है? तो स्पेसिफाइड CA, CMA, CS, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, ये सब आपके प्रोफेशन में आते हैं स्पेसिफाइड। नॉन स्पेसिफाइड क्या होता है, कोई बताएगा मुझे नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कौन आता है? पेंटर, वेरी गुड, पेंटर, कारपेंटर भी आएगा, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब आपके नॉन स्पेसिफाइड। और बिजनेस तो आप जानते ही क्या है। अब आप मुझे बताइए गवर्नमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की उम्मीद
इन पढ़े लिखे लोगों से करे या इन कम पढ़े लिखे लोगों से करे? किन से ज्यादा करे? पढ़े लिखे लोगों, एजुकेटेड। तो इसका मतलब यहां के लिए लॉ कुछ और है और यहां के लिए लॉ कुछ और है। लिखना शुरू करें मेरे साथ साथ। ग्रॉस रिसीट्स does not exceeds rupees 1,50,000 in any year out of 3 years preceding the previous year। देखिए क्या कह रहे हैं, एक बार ये दिखा भी देता हूं मैं आपको। In any of the 3 years immediately preceding the previous year। ठीक है साहब। Any of the year out of 3 years preceding the previous year, किसी भी साल नहीं गया या किसी एक साल भी गया तो भी इधर ही आएगा। उन्होंने कहा भैया तुम्हें अकाउंट तो रखने हैं, अकाउंट्स, बट नॉट प्रेस्क्राइब्ड। भैया तुम्हें रखने हैं अकाउंट, पर कौन से रखने हैं बताया नहीं, बट नॉट प्रेस्क्राइब्ड। तो आप कॉपी भी रख लीजिए, उसमें भी हिसाब किताब डायरी में भी रख लिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड्स रुपीज 1,50,000 in all 3 years preceding the previous year, compulsory to maintain books of account and prescribed also, like cash book, ledger, journal, etc। यानी अगर तीनों साल तुम लोग 1.5 लाख रुपए से ऊपर चले गए तो गवर्नमेंट कह रही है फिर हम प्रेस्क्राइब भी करेंगे और आपने ये रखने होंगे। तो आपको ये मिनिमम, बहुत सारी चीज़ें, पूरी लिस्ट है, मैंने 3-4 आइटम लिख दिया बस। चलिए फिर अब बिजनेस क्लास के लिए कह रहे हैं नेट प्रॉफिट डज नॉट एक्सीड 1,20,000 और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड रुपीज 10 लाख, 10 लाख है ये, रुपीज 10 लाख, दोनों में से कोई एक और लिखा हुआ है ना। तो नेट प्रॉफिट 1,20,000 से ऊपर है, ना टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है। इन ऑल 3 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से पहले तीनों साल में कभी भी, और ये अलग अलग चेक करने हैं, जोड़ के नहीं, सब अलग अलग इंडिविजुअली, यहां भी इंडिविजुअली 1.5 लाख से ऊपर, यहां इंडिविजुअली भी 1,20,000 या 10 लाख से ऊपर। वो कह रहे हैं नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं है। डी नेट प्रॉफिट एक्सीड्स रुपीज 1.2 लाख और टर्नओवर exceeds rupees 10 lakh in any of 3 years preceding the previous year। तो बोले compulsory to maintain
कंपल्सरी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट नॉट प्रेस्क्राइब। बताया नहीं क्या रखना है आपने, पर ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं, कैश बुक लेजर वगैरह पूरा रखते हैं क्योंकि इसमें इजी रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली सेक्शन में कहा है कि पता है नहीं, जो चाहो आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ कॉपी करें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। नहीं, लिमिट लिखी तो है, नेट प्रॉफिट एक्सीड 120 और टर्नओवर एक्सीड 10 लाख, इन दोनों में से कोई भी एक्सीड हो गया इन एनी ऑफ 3 इयर्स तो कंपलसरी है रखना। बताया नहीं कौन कौन से, प्रेस्क्राइब नहीं। हाँ, इनमें से कोई भी एक और है तो कोई भी चलेगी, ठीक है। अब मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख से ऊपर नहीं है, एनी ऑफ 3 इयर्स प्रीवियस ईयर। बुक्स ऑफ अकाउंट रखने हैं, बताया नहीं कौन से रखने हैं। 3 साल 1.5 लाख से ऊपर निकल गया, बुक्स ऑफ अकाउंट रखने हैं, बताया भी है कौन से रखने हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट 1.20 से ऊपर नहीं गया, टर्नओवर 10 लाख से ऊपर नहीं गई, कोई ज़रूरत नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की इन ऑल 3 इयर्स। और किसी भी ईयर निकल गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट रखने हैं, पर बताया नहीं कौन से। एक सवाल पूछ रहा हूँ, सोच के जवाब देना। मेरा प्रॉफिट की जगह लॉस है 1,50,000 यहां पर, बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट रखूं या नहीं रखूं? ये तो कह रहे हैं अगर नहीं निकला 1.20 से ऊपर 10 लाख से ऊपर तो कोई जरूरत नहीं रखने की। मैं कह रहा हूं बुक्स ऑफ अकाउंट रखूंगा नहीं रखूं, मेरा लॉस हो गया जी, है दिस इज माई लॉस। टर्नओवर से कोई नहीं, एक हो जाए इन दोनों में से, मैंने वो बोल दिया। टर्नओवर चलो 8 लाख है, 8 लाख है टर्नओवर, चलो बोल दिया मैंने 8 लाख, 8 लाख। ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट का मतलब इनकम इंक्लूड पॉजिटिव नेगेटिव इनकम, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात आ रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे भी लिख लेना। इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF, लिमिट 1.20 और 10 लाख थी, ये नेट प्रॉफिट था, ये टर्नओवर थी। हाँ जी, बिल्कुल रखना पड़ेगा, नहीं तो आप कैरी फॉरवर्ड कैसे करोगे, कर ही नहीं पाओगे। चलिए, तो इन्होंने ये कहा कि भैया अगर इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF है तो उस स्थिति में क्या है, इसकी जगह तो हो गया 2.5 लाख, इसकी जगह हो गया 25 लाख, ये 2.5 लाख, ये 25 लाख। ये लिख लीजिएगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF। अब ये चाहिए हमें, अब बताइए यहां तक क्लियर है? कोई डाउट मन में है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। एक पॉइंट पूछना है मुझे इसमें, मैं पूछूंगा। चलिए, यहां पर उन्होंने कहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इस सेक्शन में लिखा है कि अगर आपको कोई न्यूली प्रोफेशन या बिजनेस है और आपको लगता है कि साहब आपका जो है नेट प्रॉफिट या ये अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये फर्स्ट ईयर में ही एक्सीड कर जाएंगे, एक्सीड अपनी लिमिट क्रॉस कर जाएंगे, तो गवर्नमेंट कह रही है फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट रख लीजिए भाई। अब मान लीजिए मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखे और साल के अंत में मान लो मेरी टर्नओवर या तो 12-15 लाख हो गई या प्रॉफिट मेरा 1.5-2 लाख रुपया हो गया, मतलब लिमिट ऊपर निकल गई, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखे। ना रखने की पेनल्टी है 25,000,
आपका क्लाइंट है, आपके पास आता है, जी मेरे को नोटिस आया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखे इसलिए ऐसे नोटिस आया। अगर नोटिस आ गया तो वो नोटिस कैसा आया, नोटिस आया जी हमें आपका केस स्क्रूटनी में लग गया और आप हमें ज़रा बताइए क्या क्या है। अब तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट रखे नहीं तो ना रखने की भी पेनल्टी लग गई। अब ऐसी स्थिति में अगर आपके क्लाइंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखा, किसी ने उसकी कंप्लेंट कर दी, नोटिस आ गया, अब नोटिस के जवाब में बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने हैं, आप बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट है नहीं है तो 25,000 की पेनल्टी लग रही है। तो कोई तरीका है अपने क्लाइंट को इस पेनल्टी से बचाने का? सोच के बताइएगा। अगर पेनल्टी दिलवा दी तरुण तो आपका क्लाइंट बोलेगा यार सीए साहब ये क्या करवा दिया यार। तरीका बताओ कैसे कैसे पेनल्टी से बचा सकते हो अपने क्लाइंट को। अब तो थोड़ा हम सीख गए हैं टैक्स, तो थोड़ा बहुत दिमाग चलाना शुरू कर सकते हैं। मैंने बोला था ना ईमानदारी से पढ़ना है, बिल्कुल ईमानदारी के हिसाब से तो आप बिल्कुल सही हो, एकदम सही हो ईमानदारी के हिसाब से कि ये होना चाहिए। लेट फाइलिंग तो फिर वो पेनल्टी लग जाएगी रिटर्न की, लेट फाइलिंग की। सर तो एनपी टर्नओवर निकाला है ना किसी तरीके से, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये इस तरह कहना क्या चाह रही हो, क्लियर करो। देखो ईशिता ने जवाब दिया है पर पूरी बात तो सर उसे व्यू करके बुक्स ऑफ अकाउंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला ईशिता। तो भैया हमारे क्लाइंट की देखो, आप एक बताओ ईयर एंड कब होता है? इस डेट को होगा, और इस डेट को आपके क्लाइंट को पता चल गया कि उसकी टर्नओवर 12 लाख रुपए हो गई। अब हम टर्नओवर कम नहीं कर सकते क्योंकि जीएसटी वगैरह सब दे चुके हैं। तो अब बात ये आती है कि आपकी किसने बाई चांस कंप्लेंट की और नोटिस आया और नहीं आया, चलो लेकिन लिमिट 12 लाख से ऊपर मतलब 10 लाख से ऊपर निकल गई तो बुक्स ऑफ अकाउंट होने चाहिए थे। आपके क्लाइंट से आप क्या कीजिए, उससे कहिए कि भाई तू एक बात आई टर्नओवर कैसे पता चली तेरे को? अरे साहब वो तो मैं सारी बिल काटता हूँ। बोले बस ठीक है, कुछ लिखता है, हाँ रफली लिख लेता था जी कुछ, बस कोई बात नहीं। उन्हीं रफली से, क्योंकि रिटर्न कब जाएगी? 31/7/21 को, 31/7/21 को। तो ये 4 महीने का समय किस लिए है? अरे बुक्स ऑफ अकाउंट लिखवा दो, एक दिन में लिख जाएंगे खटाक 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 उठा के, क्या दिक्कत है? तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को पेनल्टी से बचा सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट लिखवा कर। क्लियर? क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम कि तुमने लिखे नहीं, उन्हें नोटिस भेज दिया कि भैया आपका केस स्क्रूटनी में लग गया या किसने कंप्लेंट कर दी इसलिए भेज दिया। कंप्लेंट पे भी एक्शन हो जाता है, आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से कहानी क्या है कि आप पे टाइम है, इन टाइम में आप जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे बुक्स ऑफ अकाउंट लिखिए। और 12 लाख की तो फिगर आपके सामने है ही, खर्चे भी आप दिखा सकते हैं जो बिल हैं उनसे, उनके आधार पर, और इस तरीके से इसे बनाकर अपना आप जमा कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस वाज सेक्शन 44AA विद रूल 6। बताओ एकदम क्लियर है या नहीं? सब लोग लिखेंगे। तो आज का लेक्चर बताओ, अभी जो हमने पढ़ा, आज हमने कई सारे सेक्शंस लिए, सारा एकदम क्लियर है कि नहीं? बताइए एकदम क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है मन में? और एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो पीजीबीपी को? क्योंकि जो चीज टफ हो उसे करने का मजा ही अलग आता है। चलिए ईशिता कह रही है सर एकदम अच्छा लग रहा है पीजीबीपी, वेरी गुड, समझ आया सर, गुड, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मोस्ट प्रोबेबल मैं कल पीजीबीपी खत्म कर दूंगा, राइट? तो आज चूंकि अब इतना टाइम भी नहीं है कि नया सेक्शन को स्टार्ट करूं, तो आज हम क्लास यहीं रोकेंगे अपनी। कल हम पीजीबीपी ख़त्म करेंगे तो हमारे 4 हेड ख़त्म हो जाएंगे कल, राइट? तो आज की क्लास यहीं रोकता हूँ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।